हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एमनियॉन और एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, इसको आपने कौन एक स्टोरी के हिसाब से लेके चलना है और आपको इंशाल्लाह ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एमनियॉन होता क्या है। ठीक है, एमनियॉन इज़ अ थिन टफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स द वॉल ऑफ द एमनियोटिक कैविटी. This membrane consists of an inner lining of low cuboidal cells of flat cells called amnioblast and an outer covering formed by the layer of the extraembryonic mesoderm. The amniotic cavity contains watery liquid called amniotic fluid. ठीक है, तो अब हमारे पास वो बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आपको नज़र आएगी एमनियोटिक कैविटी, ये ब्लू कलर की। ठीक है, अब उन्होंने कहा ये जो एमनियोटिक कैविटी है ना, इसके ऊपर वाली ये जो यहाँ पे ये सेल की मेम्ब्रेन की लेयर होगी ना, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एमनियोब्लास्ट बनाएगी। और उसके ऊपर आपको पता है कि हमारे पास ना ट्रोफोब्लास्ट जो है वो दो में डिवाइड होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंक्सीटियोट्रोफोब्लास्ट ना। तो उन्होंने वही कहा है हमारे पास। उसके बाद फिर वो आगे साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो फिर आगे दो में डिवाइड हो जाता है ना हमारे पास, और ना अंदर वाली फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी बना देता है। तो वो जो हमने सारा ना पीछे वाले वीक्स में बातें पढ़ी हैं, तब उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास ना अब उसकी जो आउटर कवरिंग, उन्होंने कहा अब ये जो हमारे पास है ना ये एमनियॉन, अब हमारे पास ये बाहर होगा उसके, एक इसकी इनर लेयर होगी जो एमनियोब्लास्ट बनाएगी और एक इसकी आउटर लेयर होगी जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बात होगी। और ये हमारे पास थिन टफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगी जो कि हमारे पास एमनियोटिक कैविटी के गिर्द होगी। उन्होंने कहा इसके अंदर एक फ्लूइड होगा जो कि हमारे पास होगा एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे अब आपको ना थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज पे है ये, लेकिन हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होगा सारा का सारा, और ये साइड पे जो हमारे पास होगी ना, ये हम इसे एमनियॉन कह देंगे। अब हम देखने लगेंगे, उन्होंने कहा कि अर्ली डेवलपमेंट जो थी ना हमारे पास, अर्ली डेवलपमेंट सेकंड और थर्ड वीक के अंदर, वहाँ पे एमनियॉन जो था वो हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिस्क के साथ अटैच था। ठीक है, उन्होंने कहा और एम्ब्रियोनिक डिस्क के ऊपर ही आपको पता है कि हमारे पास ना बनी हुई ना ऊपर सरफेस एक्टोडर्म था, तो उन्होंने कहा कि सरफेस एक्टोडर्म के साथ भी वो अटैच था। अब उन्होंने कहा है कि फिर क्या होगा कि हमारे पास ना एट द कंप्लीशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग, जब वीक 4 में एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग एंड होगी ना, तो एमनियॉन जो होगा वो फिर पूरे के पूरे एमनियॉन वो ना एमनियॉन को सराउंड करेगा, जो कि अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाई है ना। इस डायग्राम के अंदर ये दिख रहा है कि हमारे पास ना वीक 4 के अंदर ना ये वीक 4 दिखाया हुआ है, जिसके अंदर अब फोल्डिंग हो गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एमनियोटिक कैविटी के अंदर पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो है वो ना अंदर आया हुआ है। तो उन्होंने वही बात की है कि एमनियॉन कम्स टू सराउंड द एम्ब्रियो विच नाउ अपीयर्स टू बल्ज इनटू द एमनियोटिक कैविटी. All the subsequent embryonic and fetal development occurs within the amniotic sac in which embryo fetus is immersed into the amniotic. उन्होंने कहा अब अगली जितनी भी सारी की सारी डेवलपमेंट वगैरह होती है वो इसी के अंदर होगी। अब उन्होंने कहा एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग ने क्या किया है हमारे पास कि जो हमारे पास ना एमनियॉन और एक्टोडर्म का जो हमने बताया था ना कि ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास एमनियॉन थी, उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म थी, तो उसके दरमियान जंक्शन था, वो उस जंक्शन को उठा के हमारे पास वेंट्रल सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल एम्ब्रियो के उस पर ले आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है ना, अब ये वो जंक्शन की वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो जंक्शन बन रहा था ना, ये हमारे पास अब वेंट्रल सरफेस पे आ गया है। ठीक है, ये एम्ब्रियो की वेंट्रल सरफेस है, तो उन्होंने यही कहा है अब हमारे पास ये वेंट्रल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो के ऊपर ले आया है सिलेंड्रिकल एम्ब्रियो के। उन्होंने कहा नेक्स्ट अब ये जंक्शन जो होगा ना, ये हमारे पास एंड में आते आते ना वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल ऑफ द एम्ब्रियो तक आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास अम्बिलिकल रिंग ने बनना होता है। ठीक है, और वो अम्बिलिकल रिंग के पास आ जाएगा। उन्होंने फिर कहा है कि ये हमारे पास फिर एंड में आके कनेक्टिंग स्टॉक और रूट ऑफ द विटेलाइन डक्ट के प्रॉक्सिमल अटैचमेंट के गिर्द सराउंड करने लग जाएगी। ठीक होगी बात। अब यहाँ से हमारे पास ना आगे उन्होंने कहा है कि एज द एम्ब्रियो ग्रोज, जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता जाता है ना, तो हमारे पास एमनियोटिक कैविटी बढ़ती जाती है। देखें पहले कम थी एमनियोटिक कैविटी, फिर ये एमनियोटिक कैविटी बढ़ने लगी। अब उन्होंने कहा ये जो एनलार्जमेंट ऑफ एमनियोटिक कैविटी होती है ना, ये हमारे पास कोरियोनिक कैविटी के एक्सपेंस पे होती है, यानी हमारे पास पहले कोरियोनिक कैविटी ज़्यादा थी, फिर कोरियोनिक कैविटी कम होने लग गई, और उसके बाद यहाँ पे ना हमारे पास एमनियोटिक कैविटी बढ़ने लग गई। तो यही बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक वक्त आता है जब हमारे पास ये जो एमनियॉन है ये हमारे पास, और ये जो यहाँ पे कोरियन है, ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे हुआ है। एमनियॉन और कोरियन फ्यूज़ हो जाते हैं और ये हमारे पास एक ही मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसे हम कह देते हैं एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, उन्होंने यही कहा है कि 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जाके हमारे पास ये दोनों फ्यूज़ कर देते हैं और एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन बना देते हैं। उन्होंने कहा बाकी हमारे पास ये जो एक्सपेंशन होती रहती है ना, तो वो यूँ करती है कि जो विटेलाइन डक्ट हो गई जिस तरह, और इसके अलावा जो यॉर्क सैक थी ना ये, और उसकी जो हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे पास उन्होंने कहा कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ना ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं, और वो हमारे पास यहाँ पे बीच के अंदर आ जाते हैं। यानी हमारे पास ये देखें यॉर्क सैक वगैरह थी ना, तो ये सब हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक वगैरह के साथ मिलकर हमारे पास यहाँ पे इसने अम्बिलिकल कॉर्ड बना दिया। ठीक है, तो उन्होंने यही बात की है।
आगे अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है कि ना एमनियोटिक फ्लूइड की, अब यहाँ तक हमने एमनियन की बात कर ली है, अब हमने बात करनी है एमनियोटिक फ्लूइड की। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के जो होता है ना उसको दूसरा नाम उन्होंने कहा है ये पेल येलो फ्लूइड होता है। उन्होंने कहा इसको ना लिक्विड एमनाई भी कह देते हैं। इसके अंदर 99% वाटर होता है, साथ में इसमें प्रोटीन्स, लेसिथिन, ग्लूकोज, सोडियम और यूरिया वगैरह होता है। उन्होंने कहा ये थोड़ा सा ना हमारे पास टर्बिड होता है। ये टर्बिड क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ना इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास फीटल स्किन से आए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये थोड़ा टर्बिड होता है। और वो जो ना हमारे पास सॉलिड पार्टिकल कौन से ना जो हमारे पास लेनुगो हेयर होते हैं वो ये हम ना जो वीक वाइज स्टडी की है उसके अंदर हमने देखा है सारा। इसके अलावा एपिथेलियल सेल्स और सेबेशियस मटेरियल, ये सब चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आएंगी। उन्होंने कहा इसके अलावा हमारे पास जो एमनियोटिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो भी हमारे पास इसी फ्लूइड के अंदर ना सस्पेंडेड होते हैं, इसलिए हमारे पास टर्बिड होता है। अब अगली बात उन्होंने कहा कि ये एमनियोटिक फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास ना सिर्फ फीटस दे रहा है या सिर्फ मदद दे रही है, ये इज ऑफ बोथ मैटरनल एंड फीटल ओरिजिन। यहाँ से असल स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास ना ये जो ना वेरियस मैकेनिज़म्स जो है ना ये मुख्तलिफ वक्तों में ना जैसे जैसे प्रेगनेंसी ना एडवांस करती है तो हमारे पास ना वो वेरियस मैकेनिज़म्स बदलते रहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड स्क्रीट हो रहा है ना, ये हमारे पास यही जो एमनियोटिक कैविटी के सेल्स थे ना, एमनियोब्लास्ट, यही एमनियोब्लास्ट जो इसको लाइन कर रहे थे एमनियोटिक कैविटी को, यही स्क्रीट करेंगे। उसके बाद लेकिन बाद वाले वीक्स में क्या होगा, जब प्लेसेंटा बन जाएगा ना, ठीक है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये एमनियन जो है ये कोरियन के साथ ना हमारे पास ना वो कर जाएगी, फ्यूज़ कर जाएगी। और उसके बाद फिर हमारे पास ना ट्रांसुडेट फ्रॉम द मैटरनल ब्लड इज एडेड टू द एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द फॉलोइंग टू सोर्सेज। और इस तरह क्या होगा कि हमारे पास ना मैटरनल ब्लड जो होगा ना वो हमारे पास मैटरनल ब्लड का जो ट्रांसुडेट हमारे पास आएगा उससे जो निकल के यहाँ पे आएगा वो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड होता जाएगा। किस किस तरह? एक तो उन्होंने कहा कि डिफ्यूजन अक्रॉस द कोरियोनिक प्लेट, ठीक है, जो हमारे पास कोरियन ऊपर प्लेट सी बना रही होती है ना उसे हम कोरियोनिक प्लेट कहते हैं। तो वो कोरियोनिक प्लेट के जरिए हमारा मैटरनल ब्लड से इंटरवेलर स्पेस के अंदर आएगा और फिर हमारे पास ना इंटरवेलर स्पेस ऑफ द प्लेसेंटा, तो और उधर से हमारे पास फिर डिफ्यूज़ होकर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। या हमारे पास दूसरा उन्होंने कहा ये जो हमारे पास ना बनी है ना ये एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, इसी के ज़रिए हमारे पास ना एमनियो मैटरनल ब्लड वेसल जो साइडों पे होंगी ना डेसिडुआ पेराइटैलिस के अंदर, वहाँ से हमारे पास ना अंदर की तरफ ना आना ट्रांसुडेट आना स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अभी तो ये हमारे लेटर वीक्स की बात हो रही थी ना, इसके बाद हमारे पास 10th वीक के अंदर क्या होगा कि ये जो फीटल है ना फीटस, इसका जो फीटल ब्लड होगा ये भी हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा बाय डिफ्यूजन ऑफ द फीटल ब्लड वेसल अक्रॉस द इमेच्योर फीटल स्किन। इमेच्योर फीटल स्किन जो है ना इससे हमारे पास ये बाहर आने लग जाएगा। उन्होंने कहा लेकिन 20th वीक तक क्या होगा, स्किन के अंदर केराटिन बन जाएगा, केराटिनाइज्ड हो जाएगी, तो उसकी परमेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और इससे क्या होगा कि हमारे पास फिर उसके बाद फीटल स्किन से बाहर की तरफ ट्रांसुडेट नहीं आ सकेगा। अब उन्होंने कहा अभी तो हम 10th वीक तक पहुंचे थे ना, 10th वीक के बाद उन्होंने कहा कि अब 12th वीक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना फीटस की जो किडनीज होती हैं ना वो काम करना स्टार्ट कर जाती हैं। अब फीटस की किडनी स्टार्ट हो गई हैं काम करना, तो उन्होंने यूरिन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये जो यूरिन बनना स्टार्ट होगा ना, ये हमारे पास यूरिन भी ना आके हमारे पास इसी एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक्सक्रीट होता रहेगा। उन्होंने कहा ये हमारे पास यूरिन की अमाउंट इंक्रीज़ करती जाती है और 20th वीक तक ऐसा होता है कि जो फीटल यूरिन है ना वो हमारे पास मेजर कंपोनेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। क्योंकि 20th वीक तक हमने ये तो पढ़ लिया ना कि स्किन से तो आना बंद हो जाती है, तो अब उन्होंने कहा ये जो हमारे पास यूरिन है ना फीटस का वो हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर जब वो फीटस के ना यूरिन जो है वो इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ जाता है, वो मेजर कंपोनेंट उसका बन जाता है। तो और अबाउट 500 ml के गिर्द हमारे के करीब उन्होंने कहा है कि हमारे पास ना एमनियोटिक फ्लूइड इसमें जमा हो जाता है इन द 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने कहा हर रोज़ हमारे पास फीटल यूरिन इज पास इनटू द एमनियोटिक कैविटी, यानी हर रोज़ हमारे पास 500 ml तक ना इसके अंदर आएगा। उन्होंने कहा लेकिन ये हमारे पास ना अब ये ना जो अगले में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास स्टैग्नेंट नहीं रहता, ठीक है, ये जो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड है ये स्टैग्नेंट नहीं रहता बल्कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस टर्नओवर रहता है इसका बाय कांस्टेंट प्रोडक्शन और रेगुलर डिस्पोजल, यानी कांस्टेंट प्रोडक्शन हो जाएगी और कांस्टेंट ही डिस्पोजल। उन्होंने कहा शुरू में तो क्या होता है कि हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इनटू द मैटरनल ब्लड, जो मैटरनल ब्लड से हमारे पास यानी आया था ना पहले, तो हमने वही मैटरनल ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दी। अब वो कैसे की है हमारे पास, उन्होंने कहा वही जो एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन ये वाली है, इसी के जरिए वापस हमने मैटरनल ब्लड वेसल्स के डेसिडुआ पेराइटैलिस की मैटरनल ब्लड वेसल में भेज दिया, या फिर हमारे पास जो फीटल सरफेस ऑफ द ना प्लेसेंटा थी ना उसके ज़रिए हमने इंटरवेलर स्पेस के अंदर जो विलाएँ हैं उनके दरमियान वाली स्पेस के अंदर भेजना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा फिर जब हमारे पास 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ना ये जो हमारे पास डिस्पोजल ऑफ द एमनियोटिक अवेलेबल इस
इस तरह होता है कि हमारे पास फीटस जो है ना वो स्वेलो करता जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड को उसने स्वेलो करना स्टार्ट कर दिया ना, तो अब वही अपना यूरिन जो है उसको स्वेलो करेगा, और उसके बाद फिर उसको स्वेलो करने के बाद हमारे पास ना वो हमारे पास स्वेलो करके उसी को फिर यूरिन के थ्रू, यानी ना हमारे पास किडनीज़ के थ्रू दोबारा से वो एक्सक्रीट भी करता रहेगा। तो इसी तरह वो एक फ़ीटल हमारे पास ना वो हमारे पास फ़ीटल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब भी होता रहेगा, और इसके अलावा मैटरनल ब्लड में भी जाता रहेगा, और इस तरह पूरा का पूरा एक सिस्टम सा बन जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अमाउंट, और उन्होंने कहा कि हमारे पास ना ये अमाउंट जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती रहती है एमनियोटिक फ्लूइड की, और तकरीबन ये हमारे पास 1000 हो जाती है जब हमारे पास ना बर्थ होने वाली होती है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास ना ये जो फीटल का यूरिन होता है ना, ये टॉक्सिक नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर तो वाटर ही होता है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना वो तो हमारे पास प्लेसेंटा के थ्रू सारे एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो इसलिए यूरिन के अंदर तो वेस्ट प्रोडक्ट्स आ ही नहीं रहे। तो ये हमारे पास सारा का सारा था एमनियोटिक फ्लूइड। अब उन्होंने कहा एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस क्या हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन हमारे पास मेजर तो 3 हैं। पहला क्या कि हमारे पास वो प्रोटेक्शन देता है, दूसरा क्या हमारे पास वो ना एक ना सफिशिएंट रूम देता है, और तीसरा कि टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब उसके ही अंदर 2-3 बातें और आ रही हैं कि प्रोटेक्शन किस तरह देता है। एक ही शॉक एब्जॉर्बर कुशन के तौर पे काम करता है कि मदर के एब्डोमेन पे अगर कोई प्रेशर या ट्रॉमा हो रहा है तो उससे हो जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास ना अगर वो जो अपना बर्थ के वक्त हमारे पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो वो बेबी के ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रेशर ना डालें, इसलिए हमारे पास वो बच जाता है, इससे इस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बच जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से, प्रेशर एक्सर्ट होने से। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि हमारे पास ना सफिशिएंट रूम का क्या फ़ायदा होता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फीटस जो है ये अपनी बॉडी शेप सही से मेंटेन कर लेता है, इसके अलावा फीटल मूवमेंट से इसका मस्कुलर सिस्टम सही से मेंटेन हो जाता है, और इसके अलावा हमारे पास जो एमनियन है ना वो फीटल स्किन से ना जुड़ जाए, तो वो भी हमें बचा लेती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा टेम्परेचर एमनियोटिक फ्लूइड का मेंटेन मदर करती हैं, इस तरह हमारे पास फीटस जो है उसका ना हीट लॉस नहीं हो पाता, और उसका मेटाबॉलिज्म भी सही से काम करता रहता है, और ना हमारे पास ना यानी उसका जो अब ना सारी की सारी ना ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन होनी थी ना, वो वाली ना सारी मेटाबॉलिज्म जो उसके लिए यूज़ होना था वो हमारे पास वेस्ट नहीं होगा ना हीट लॉस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ये। इसके अलावा उन्होंने कहा हमारे पास नॉर्मली 1000 होती है, लेकिन हमारे पास ना वो हम रेंज जो ले लेते हैं ना वो 500 to 1500 को नॉर्मल रेंज ले लेते हैं। अगर इससे कम हो जाए तो हमारे पास इसको हम ना ओलिगो हाइड्रोमनियॉन्स कह देते हैं, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो पॉलीहाइड्रोमनियॉन्स कह देते हैं। अब इनकी हम आगे डिटेल पढ़ते हैं।